गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है दोबारा से आपका सीयूईटी के लेक्चर्स में। अपन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे और एंशिएंट हिस्ट्री से मेडाइवल हिस्ट्री की तरफ अपन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर्स में अपन ने संगम लिटरेचर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। अब साउथ इंडिया के कुछ अन्य राजवंश हैं उनको अपन धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक राजवंश है पल्लवास, जिन्होंने रूल करा है 600 एडी से लेके 757 एडी के आसपास। ठीक है, तो पल्लवास जो हैं नॉर्मली कहाँ पे रूल करते थे? जो मॉडर्न डे में आंध्रा है एंड अ पार्ट ऑफ द तमिलनाडु, ये जो एरिया है इसमें पल्लवास राज करते थे 600 एडी से लेके 757 एडी के बीच में। अब इनके बीच में अपन देखते हैं सबसे पहले कि पल्लवास का जो है फाउंडर कौन है। तो सिंह विष्णु जो है इसने इस वंश की स्थापना करी थी। आपको जब भी कोई राजवंश पढ़ोगे तो उसके अंदर फाउंडर का नाम हमेशा पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन से हैं वो पता होने चाहिए, और किस रूलर ने, और वो रूलर किस वंश का था जिसने क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कराया वो पता होना चाहिए। 3-4 चीज़ें पता है, और एक अगर उसने कोई इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा है तो वो पता है। तो बस एग्जाम में मोटा मोटी इतने ही जो है ऑब्जेक्टिव सवाल हिस्ट्री में से आते हैं। तो देखिए, पल्लवास अपन पढ़ रहे हैं। पल्लवास का फाउंडर कौन है? सिंह विष्णु है। इनकी कैपिटल है कांची, जिसको आज की तारीख में आप कांचीपुरम भी बोल देते हो। कांचीपुरम की साड़ियाँ भी काफ़ी फेमस आती हैं। तो इनकी कैपिटल क्या थी? कांची थी। ठीक है, इनका जो एक राजा होता है नरसिम्हा वर्मन, ये काफ़ी ग्रेट राजा माना जाता है। नरसिम्हा वर्मन वॉज द ग्रेटेस्ट किंग हु फाउंडेड द टाउन ऑफ द महाबलीपुरम। आप जब तमिलनाडु जाओगे, चेन्नई के पास में जाओगे, तो वहाँ पे एक आपको शोर के पास में एक सिटी देखने को मिलेगी जिसका नाम है महाबलीपुरम, और वहाँ पे आपको बहुत अच्छे आर्किटेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। रॉक कट जो है टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, शोर टेम्पल देखने को मिलेगा। ठीक है, रथ टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। ये सब किसकी देन है? पल्लवास की देन है। और ये सब कहाँ देखने को मिलता है? महाबलीपुरम में देखने को मिलता है। महाबलीपुरम अब इसका नाम है, पहले उसका नाम क्या हुआ करता था इनके टाइम में? ममलापुरम। तो ममलापुरम ही महाबलीपुरम है, जिसको किसने बनवाया है? पल्लवास ने बनवाया। पल्लवास में भी किसने बनवाया है? नरसिम्हा वर्मन ने बनवाया है। तो एक तो ये नाम याद रखना है आपको। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन हैज बिल्ट रॉक कट रथ एंड पगोडास। अब आप गूगल करके देखना कि रॉक कट रथ टेम्पल्स जो हैं वो कैसे दिखते हैं। आप जब देखोगे कि जब आप महाबलीपुरम जाओगे तो वहाँ पे पांडवों को मान करके 5 रथ बना रखा है, 6ठा रथ द्रौपदी का बना रखा है। तो ऐसे करके जो है रॉक कट रथ्स बना रखे हैं इन्होंने, और ये मोनोलिथ्स हैं। ठीक है, एक ही पत्थर से काटे हुए हैं, और पगोडास बना रखे हैं। तो ये जो इतनी सुंदर जो आर्किटेक्चर बनाया गया है वो पल्लवास ने बनाया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये देखो मैंने लिखा है द शोर टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये शोर टेम्पल और ये रॉक कट रथ ये किसने बनवाए हैं? तो ध्यान रखना है, पल्लवास ने बनवाए। ये सवाल तो यूं मान लीजिए कि 80% आने के चांसेस रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये भी कहाँ पर है? शोर टेम्पल महाबलीपुरम में है। इट इज ऑल्सो बिल्ट बाय द नरसिम्हा वर्मन सेकेंड। अब नरसिम्हा वर्मन सेकेंड जो आता है आपका, इसने एक टाइटल अज्यूम करा जिसका नाम है राजसिम्हा, और इसने कांची कैलाशनाथ टेम्पल भी बनवाया था। कांची इनकी कैपिटल थी, तो कांची में ही एक कैलाशनाथ टेम्पल भी इसने बनवाया था, जिसका नाम कौन था? नरसिम्हा वर्मन सेकंड, जिसका नाम राजसिम्हा भी था। इससे पहले जो नरसिम्हा वर्मन था उसने रॉक कट रथ्स बनवाए थे और पगोडास बनाए थे। तो ये दूसरा है, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट है, ये नरसिम्हा वर्मन सेकंड है। ये किससे बिलोंग करते हैं? पल्लवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको जल्दी से। पल्लवास, एक तो आपको याद रखना है महाबलीपुरम। ठीक है, चेन्नई के पास में पड़ता है, और यहां क्या मिलता है आपको? रॉक कट रथ, और क्या देखने को मिलता है? शोर टेम्पल। ठीक है, और भी कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा एक तरीके से वॉल म्यूरल देखने को मिलता है जब अर्जुन पिनांस करते हैं और पशुपतास्त्र प्राप्त करते हैं, उसको डिपिक्ट करता हुआ एक बहुत बड़ा वॉल म्यूरल बना हुआ है, वो भी इसी टाइम का बना हुआ है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मेजरली आपको ये याद रखना है रॉक कट रथ एंड शोर टेम्पल्स। ठीक है, अब ये रॉक कट रथ किसने बनवा दिया? नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। और ये कौन बनवा देता है?
नरसिम्ह वर्मन सेकंड, जिसको क्या कहते हैं, राजसिम्हा भी बोलते हैं। ये लो, तो ये दोनों राजा भी आपको याद हो गए। और ये एक और चीज क्या बनवा देता है आपका, कांची में कैलाशनाथ टेम्पल भी बनवा देता है। लो, याद हो गया पल्लवास के बारे में। टाइम पीरियड इनका याद रखना है तो ये लो साहब, आप ऐसे मोटा मोटी याद रख लो, 650 एडी से लेकर के आप 757 एडी तक याद रख लो। लो, मोटा मोटी टाइम भी याद हो गया। ये पल्लव डायनेस्टी याद हो गई आपको, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना है आपको। अब अपन बात करेंगे चालुक्यास की। चालुक्यास कहाँ रूल करते थे, जो वर्तमान में गुजरात है उस एरिया पे चालुक्यास का शासन हुआ करता था। इनका टाइम पीरियड क्या है, 543 एडी से लेकर के 755 एडी तक का। अच्छा, ये अपने को कैसे पता कि इसी एडी तक, ये अपन हिस्ट्री में किताबें देखते हैं, शिलालेख देखते हैं और उससे एक आकलन लगाया जाता है कि यार ये टाइम पीरियड रहा होगा। कम ज़्यादा तो वो उस समय जो लोग रहे होंगे वही बता सकते हैं। इतिहासकार तो क्या है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता करते हैं कि यार ये समय रहा होगा चालुक्यास का। कहाँ था, गुजरात के अंदर में था, ठीक है। हालांकि इन दो कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। तो पुलकसेन वन, एक तो इसका नाम याद रखना है आपको, पुलकसेन वन वॉज द फाउंडर। पुलकसेन दो होंगे, पुलकसेन वन और पुलकसेन टू। पुलकसेन वन और पुलकसेन टू ये चालुक्य किंगडम के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पुलकसेन वन तो क्या है, फाउंडर है। इसकी कैपिटल क्या है, वातापी, जिसको बादामी भी बोल देते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि इनमें से किस राजवंश की कैपिटल वातापी थी, चालुक्यास की थी, ठीक है। पुलकसेन वन इसका फाउंडर था। अब पुलकसेन द्वितीय आता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ चालुक्यास, पुलकसेन द्वितीय। क्यों? क्योंकि नॉर्थ में जहां एक बहुत ताकतवर राजा, बहुत एबल किंग जिसका नाम है हर्षवर्धन, वो राज कर रहा है, वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर रहा है, उसको पहली बार अगर कहीं डिफीट मिलती है उसकी सेना को, तो पुलकसेन द्वितीय द्वारा मिलती है। नर्मदा नदी के, ये देखो मैं एक मैप बनाता हूं आपके लिए। मैंने पहले ही कहा कि मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप तो बस समझाने की दृष्टि से बना देता हूं मैं। ये कुछ मोटा मोटी मैंने एक नक्शा बनाया, ठीक है। यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है, मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था। यहाँ से नर्मदा नदी बहती है, अब यहाँ इसके इस तरफ किसका राज है पूरे में, हर्षवर्धन का। और ये क्या कर रहा है, अपनी टेरिटरी को एक्सपांड कर रहा है। इस जगह जाकर के जो राज मिल जाता है वो किसका मिल जाता है आपको, पुलकसेन का, जो कि किसका है, चालुक्य का है, चालुक्य वंश का है। अब यहां पे क्या होता है, ये आगे बढ़ने की कोशिश करता है भाई, तो यहां पे इसकी जो सेनाएं हैं ये इसको यहां पे रोक लेती हैं और डिफीट दे देती हैं हर्षवर्धन की सेनाओं को, पुलकसेन द्वितीय की सेना। ये यहाँ पे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि पुलकसेन द्वितीय ने हर्षवर्धन की सेना को हरा दिया था। तो ध्यान रखना है, हु डिफीटेड हर्षवर्धन, पुलकसेन द्वितीय। हु डिफीटेड हर्षवर्धन, पुलकसेन द्वितीय। ये सवाल आ सकता है, ठीक है। चलो, सो पुलकसेन द्वितीय द कंटेम्प्रेरी ऑफ द हर्षवर्धन। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है, समकालीन। अरे भैया, हराएगा तभी ना जब उसके काल में प्रस्तुत होगा, तो उसके काल में था वो, तो ही इज कंटेम्प्रेरी ऑफ द हर्षवर्धन। ही स्टॉप्ड हर्षवर्धन टू मार्च इनटू दक्कन। दक्कन में उसकी सेना को कौन हरा देता है, पुलकसेन द्वितीय हरा देता है, ठीक है। ध्यान रखना, एक तो ये चीज याद रखनी है। चालुक्यास में जो आर्किटेक्चर की अपन बात करते हैं, तो एक विरूपाक्ष टेम्पल अपने को देखने को मिलता है। आप गूगल करिएगा, जितने भी मैं टेम्पल बता रहा हूँ उनको गूगल पे आप टाइप करके देखिएगा कि कैसे दिखते हैं, क्योंकि और फिर कभी मौका मिले तो आप विजिट भी करिएगा। तो विरूपाक्ष टेम्पल जो है वो आर्किटेक्चर किसका है, चालुक्यास का है। किसका है, चालुक्यास का है, ठीक है। अब जब टेम्पल की बात आ रही है तो मैं एक चीज और बताऊंगा आपको। नॉर्थ इंडिया में टेम्पल की, मंदिर निर्माण बनने की एक स्पेशल शैली हुआ करती थी, है ना। उस शैली का नाम होता था नागर स्टाइल। टेम्पल की स्टाइल है ये,
मंदिर बनाने की जो शैली है उसका नाम क्या था नॉर्थ इंडिया में? नागर स्टाइल। एक अलग ही तरीके से टेम्पल बनाए जाते थे। साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स बनाए जाते थे उनकी स्टाइल का नाम होता था द्रविडियन स्टाइल। आप कभी भी साउथ इंडिया में जाना, उनके अलग तरह के टेम्पल होते हैं, बड़े बड़े गोपुरम होते हैं और ऐसे बड़े बड़े उनके गेट ही बहुत बड़े बड़े होते हैं, विशालकाय गेट होते हैं उनके, ठीक है ना। और जबकि अपन नगर स्टाइल की जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स देंगे बड़े सिंपल टेम्पल्स होते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस इनके अंदर होते हैं, तो उनकी स्टाइल्स के नाम का पता होना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया में नागर स्टाइल चलती थी, साउथ इंडिया में द्रविड़ स्टाइल चलती थी। अब ये जो मैंने चालुक्य वंश आपको पढ़ा रहा था, यहाँ पे जो मिड है यानी कि मिडिल इंडिया, यहां पे चलती थी बेसारा स्टाइल। चालुक्याज में, होयसलाज में अपने को देखने को मिलेगी बेसारा स्टाइल। क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि ये क्या होता है, क्लब होता है, इसमें नागर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल का क्या है, क्लबिंग कर करके बनाई जाती थी, ठीक है। तो ये तीन स्टाइल भी हाथों हाथ आपको याद रखनी है, एक बार नोट कर लो। ठीक है, तो विरूपाक्ष टेम्पल मैंने आपको पढ़ा दिया, किसने बनवाया था? चालुक्याज ने बनवाया था। एक बार इसको भी नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब अपन आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो अपन अजंता और एलोरा को कैसे भूल सकते हैं? नाम आपने पढ़ा होगा कई बार अपने एनसीईआरटीज़ में, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। देखो, अजंता और एलोरा के बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए कि ये हैं कहाँ पर, कौन से टाइम पीरियड के अंदर वो बनाई गई, और बेसिकली इनके अंदर क्या है, क्या कोई टेम्पल है या किसी रिलीजियस से प्रेरित है या रिलीजन से प्रेरित है, वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फोटो लगा रखी है, ये अजंता केव्स की है। कहाँ पर स्थित है? वेस्टर्न घाट, ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया था, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सह्याद्री रेंज। वेस्टर्न घाट पर महाराष्ट्र के अंदर आपको कहाँ मिलेगी है? अजंता की केव्स मिलेंगी। याद हो तो मैंने आपको एक अजंता रेंजेस भी पढ़ाई थी महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और टू बी स्पेसिफिक, अगर आपको कहीं जाना है अजंता केव्स में पहुंचना है तो पहले आपको महाराष्ट्र के कहाँ जाना पड़ेगा? औरंगाबाद जाना पड़ेगा, ठीक है। औरंगाबाद में केव्स आपको देखने को मिलती हैं जो कि वेस्टर्न घाट्स पे। कुल मिलाकर के ये 29 केव्स हैं। ये जो केव्स हैं कितनी? 29 है, और सारी की सारी बुद्धिस्ट केव्स हैं, सारी की सारी बुद्धिस्ट केव्स हैं। कैसे कह सकते हैं बुद्धिस्ट केव्स हैं? क्योंकि वहाँ पे जो म्यूराल देखने को मिलते हैं, म्यूराल की होती है, वॉल पेंटिंग्स होती हैं, तो वॉल पेंटिंग्स जो देखने को मिलती हैं वो जातक स्टोरीज की देखने को मिलती हैं, गौतम बुद्धा के चित्र बने हुए हैं वहाँ पे। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि प्रोबेबली बुद्धिस्ट रिलीजन से प्रेरित होकर के इनका डेवलपमेंट हुआ होगा, या फिर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते होंगे शायद वहाँ पे। इसलिए ये जो है, जो केव्स हैं वो कौन सी हैं? बुद्धिस्ट केव्स हैं, 29 बुद्धिस्ट केव्स हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना है। अब ऐसा पढ़ाया जाता है कि इन 29 बुद्धिस्ट केव्स में से 25 केव तो विहार हैं और 4 केव चैत्य हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई विहार क्या होता है? मैंने आपको बताया जैसे कि 29 केव्स हैं अजंता में, 29 में से 25 तो विहार है और 4 चैत्य है, ठीक है। तो चैत्य तो वो जगह है जहां पर आप पूजा अर्चना करते हो, पूजा अर्चना करते हो, और विहार वो जगह है जहां पर आप, यू कैन से, रेजिडेंस ऑफ मॉन्क्स, साधु सन्यासी जहां रहते हैं उनको क्या कहते थे? विहार कहते थे। तो बुद्धिस्ट साधु सन्यासी विहार में रहते थे। ऐसी 25 केव्स हैं जहां वो पूजा पाठ करते थे, अपनी आध्यात्म का काम करते थे, उनको चैत्य कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब अपन पता करते हैं कि भाई ये डेवलप कब हुई, कब ये बनी है अजंता की केव्स। तो देखो 200 BC से 650 AD तक ऐसा माना जाता है कि भाई ये बनती रही होंगी। पता है यार, पहाड़ों को काट काट के केव्स बनाई गई हैं। 1 साल 2 साल 3 साल या 10-15 साल का भी ये काम नहीं हो सकता, लगातार ये काम चलता रहा, अलग अलग राजवंशों में चलता रहा, तब जाके केव्स बनी है। तो 200 BC से लेके 650 AD तक, यूं मान लो तकरीबन 800 सालों तक ऐसा माना जाता है कि केव्स का निर्माण होता रहा, इनका डेवलपमेंट होता रहा, ठीक है। तो 200 BC से 650 AD तक। अब इस क्षेत्र के अंदर, इस पीरियड के अंदर जो जो राजवंश रहे होंगे डेफिनेटली उन सब ने कंट्रीब्यूट करा होगा। तो किसी एक राजवंश ने कंट्रीब्यूट नहीं कराया जनता में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है।
अब चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर जो फाहीन आया था और एक चाइनीज और आया था ह्यून टीसेंग, ये दोनों ने ही अजंता केव्स को विजिट कराए, ऐसा अपने को लेख मिलता है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था फाहीन किसके राज में आया था। फाहीन आया था आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के राज में, जो कि गुप्ता एम्पायर का था, विक्रमादित्य का। और ह्यून टीसेंग आया था आपका हर्षवर्धन के राज में, ठीक है, जो कि पुष्यभूति डायनेस्टी का था, थानेश्वर का था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आपको कि फाहीन एंड ह्यून टीसेंग बोथ हैव विजिटेड दिस अजंता केव्स एंड हैव रिटन इन देयर बुक्स कि भाई हमने विजिट करा है इन केव्स को। अब इनकी जो पेंटिंग्स मिलती है, मैंने आपको बताया था पेंटिंग्स कैसी होती हैं, फ्रेस्को पेंटिंग्स थी, ठीक है, फ्रेस्को म्यूरल्स। आप तो ध्यान रखना, म्यूरल का मतलब होता है दीवार पे जो चित्र बना दिए जाते हैं उनको म्यूरल बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही म्यूरल्स अपने को देखने को मिलती हैं। और थीम क्या है, बुद्धिज्म थीम है, बुद्धिज्म थीम है पूरी। तो ध्यान रखिएगा अजंता केव्स क्या है, बुद्धिस्ट कल्चर से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड साइट में ले लिया गया था 1983 के अंदर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बना दिया गया था 1983 के अंदर। तो ये अजंता केव्स के बारे के अंदर है, एक बार आप नोट कर लो। आगे चलते हैं। अब ये एलोरा की गुफाएं, देखो फोटो लगा रखी है मैं तो कल फोटो ही लगा सकता हूँ भैया, मैं खुद कभी घूमा नहीं वहाँ पे, पर आपको कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा, बहुत सुंदर जगह बताई जाती है, ठीक है। लोकेशन कहाँ पर है, ये भी सह्याद्री में है। एलोरा भी कहाँ पर है, सह्याद्री में है। और माना जाता है कि 100 किलोमीटर अजंता केव्स से ये दूर है, ठीक है। कितनी केव्स हैं, 34 केव्स हैं। 34 केव्स में से 17 मतलब ब्राह्मण ट्रेडिशन पर हैं। इसका मतलब है कि जो हिंदू डिटीज़ हैं उनकी तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी, उनके स्कल्पचर्स उत्कीर्ण करे हुए मिल जाएंगे। तो 17 में क्या है, हिंदू केव्स मानी जाती हैं, 12 बुद्धिस्ट केव्स मानी जाती हैं और 5 जैन केव्स मानी जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि एलोरा केव्स जो हैं वो ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष है या ज़्यादा सेक्युलर केव्स हैं, क्योंकि हर धर्म के जो हैं केव्स वहाँ पे देखने को मिलती हैं। वहाँ 29 केव्स थी, यहाँ 34 केव्स हैं। अब ये डेवलप कब हो रही है, 5th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी एडी तक। इसका मतलब ये है कि अजंता केव्स पहले बनना शुरू हुआ था और एलोरा केव्स बाद में बनना शुरू हुआ है। देखो एडी में 5th एडी से लेकर के 11th सेंचुरी एडी तक, यानी कि मोटा मोटी आपको मैं बताऊं तो मोटा मोटी ये टाइम पीरियड रहा है जिसके अंदर एलोरा केव्स का निर्माण करा गया है, ठीक है। अब मैंने पहले ही कहते न्यूअर एज कंपेयर टू द अजंता केव्स, मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्योंकि ये 500 एडी में, वो 200 बीसी से स्टार्ट हो चुकी थी। इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ले लिया गया 1983 में। जब अजंता को लिया तो एलोरा को भी ले लिया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में। अब इसके अंदर केव 16 के अंदर एक टेम्पल मिलता है, कैलाशनाथ टेम्पल। देखो एक इससे पहले अपन ने पढ़ा था कांची कैलाशनाथ टेम्पल, वो अलग है, वो पल्लवास का है। ये कैलाशनाथ टेम्पल जो है ये कैसे बनाया गया है एलोरा के अंदर, कि पत्थरों को नीचे मार मार के तोड़ तोड़ के नीचे खुदाई करते करते जो है मंदिर बनाया गया है। मतलब किसी पत्थर के जॉइंट से नहीं बनाया गया है, पत्थर को ही काट काट के वो पूरा मंदिर बनाया गया है और पहाड़ खोदते खोदते नीचे उसको जो है मंदिर बनाया गया है। इतना बड़ा आर्किटेक्चरल मार्वल है कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, एलोरा के अंदर में एग्जिस्ट करता है। अब सवाल ये आता है सॉरी कि ये किस भगवान का है, तो शिव जी का है डेफिनेटली। कैलाशनाथ टेम्पल है तो शिव जी का है। बनवाया किसने था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बनवाया किसने था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट राजा था कृष्णा फर्स्ट, ही बिल्ट कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा। तो ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है आपको कि राष्ट्रकूट राजा है कृष्णा फर्स्ट जिसने कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया है एलोरा में। अब राष्ट्रकूटों के बारे में बात करी जा रही है, तो राष्ट्रकूटों का राज जो है वो 755 से लेकर 975 एडी तक रहा है। और कहाँ रहा है, मोस्टली महाराष्ट्र में, ठीक है। और इनका फाउंडर कौन था, दाती दुर्ग। इनका फाउंडर था दाती दुर्ग। अब आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा
कि भाई दांती दुर्ग कौन से राजकुल का था, राष्ट्रकूट का था। कृष्णा फर्स्ट जिसने कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा में बनवाया वो कौन से डायनेस्टी का था, राष्ट्रकूट था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये देखो मैंने लिखा भी है कि राष्ट्रकूट की जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसमें एक तो सबसे पहले है एलोरा, एलोरा में काफी कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा एक है एलिफेंटा केव्स, ये भी मुंबई के पास देखने को मिलती है एलिफेंटा केव्स। ये भी राष्ट्रकूट्स का इनमें काफी ज्यादा पैटर्नाइज करा गया है, राष्ट्रकूट द्वारा ये निर्माण करवाया गया है एलोरा का एंड एलिफेंटा केव्स का। ध्यान रखना, एक बार नोट कर लो। आगे चलते हैं। देखो द चोलास वापस से आ गए, अपन ने एंशिएंट में भी पढ़ा था चोलास, जब अपन ने वो संगम लिटरेचर वगैरह पढ़ा था, और फिर से चोलास आ गए, तो बार बार अपने को देखने को मिलेगा। कोई बात नहीं, जितनी बार देख लोगे उतना अच्छा है। चोलास में 3-4 चीज़ें मेन याद रखने की हैं, वही याद रख लोगे तो आपके एग्जाम में पास हो जाएगा। पहली चीज़ तो क्या है चोलास के बारे में, ये क्या हो गया, पहली चीज़ तो चोलास के बारे में मैंने टाइम पीरियड आपको बता दें 985 से लेके 1279 AD। अब आप बोलोगे सर ये और संगम तो आपने वो 300 BC से लेके 300 AD बताया, तो वहाँ पे भी चोलास थे। चोलास 2 बार पढ़ोगे आप। देखो एक टाइम पीरियड मैंने बताया 300 BC से लेकर के 300 AD का, और एक टाइम पीरियड मैंने आपको बता रहा हूँ 900 AD से लेकर के 1100 AD तक का आसपास का। ठीक है ना, मोटा मोटी बताया। ये जो है ये संगम एज थी, इसके अंदर भी अपन जो पढ़ते हैं तो वो संगम चोलास हैं, और ये जो हैं ये लेटर चोलास हैं, इनको इंपीरियल चोलास के नाम से भी जाना जाता है सेम राजवंश, पर यूं मान लो कि यहां के बाद इनका इतिहास यहां से ही देखने को मिलता है। ये जो टाइम पीरियड है इसके बीच का इतिहास इनका नहीं देखने को मिलता है, इसलिए ये अपन ने पढ़ लिया। अब इनके बारे में यहां से पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो इनमें इनका जो फाउंडर है इसका नाम क्या है, विजयाला। इनका फाउंडर कौन है, विजयाला। तो अब सिंपल सा पूछा जाएगा, विजयाला ने कौन सा राजवंश स्थापित करा, चोला राजवंश स्थापित करा। ठीक है, कैपिटल क्या थी, तंजौर। कैपिटल क्या है, तंजौर। ठीक है, कैपिटल तंजौर है, ये ध्यान रखिएगा। अब इनके 2 इंपॉर्टेंट राजा हैं, एक है राजा राजा और एक है राजेंद्र फर्स्ट। ये दोनों आपको याद रखना है। राजा राजा और राजेंद्र फर्स्ट चोलास थे। इन दोनों ने काफ़ी वॉर्स लड़ी थी, काफ़ी युद्ध जीते थे, और काफ़ी इन्होंने आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट करा था। उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो जो राजा राजा है, टाइम पीरियड तो ठीक है आपको याद रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, 985 से लेके 1014 तक है। शैलेंद्र एम्पायर जो कि वर्तमान में इंडोनेशिया में, जो वर्तमान इंडोनेशिया है वहाँ पे शैलेंद्र एम्पायर हुआ करता था, तो उस पर ये अटैक कर देता है। कौन, राजा राजा। क्यों अटैक कर देता है, क्योंकि इसके पास नेवी काफ़ी अच्छी थी। भाई जिसके पास नेवी अच्छी होगी तो वो समुद्र क्रॉस करके द्वीपों पर अटैक कर सकता था। तो शैलेंद्र एम्पायर पर अटैक कर देता है और उसको जीत लेता है राजा राजा। इसके बाद क्या करता है कि नॉर्थ श्रीलंका पे भी अटैक कर देता है, और कुछ पार्ट नॉर्थ के श्रीलंका कुछ पार्ट ये जीत लेता है। कौन, राजा राजा। ठीक है, ये क्या करता है, ये जीत लिया इसने यहाँ तक, अब यहीं तक छोड़ दो। अभी जो राजेंद्र फर्स्ट है, जो उसका बेटा है, ठीक है, वो क्या करता है, पूरे श्रीलंका को जीत लेता है। यानी नेवी इतनी स्ट्रांग थी इनकी कि वहाँ क्रॉस करके वो जीत लिया करते थे। उसने शैलेंद्र एम्पायर को जीता, आधा श्रीलंका जीता। इसका जो बेटा आता है राजेंद्र वन, वो क्या करता है, पूरे श्रीलंका को जीत लाया जाता है। और राजेंद्र वन एक काम और करता है, वो नॉर्थ इंडिया में भी लड़ाई करने के लिए चला जाता है, और गंगा जो है नॉर्थ इंडिया में उसको भी क्रॉस करके वहाँ पे काफ़ी राजाओं को हरा देता है। और राजेंद्र वन उन राजाओं को हरा करके एक टाइटल अज्यूम करता है, गंगाई कोंड चोला। क्या नाम, क्या टाइटल अज्यूम करता है, गंगाई कोंड चोला, यानी गंगा के तट को भी जीतने वाला गंगाई कोंड चोला कौन कहलाता है, राजेंद्र वन। ठीक है, अपना खुद का नाम क्या करता है, रखता है ये और इस खुशी में कि मैं वहां तक जीता हूं, एक सिटी का निर्माण करता है जिसका नाम रखता है गंगाई कोंड चोलपुरम। गंगाई कोंड चोलपुरम। तो ये ध्यान रखना, गंगाई कोंड चोला किसको कहते थे, राजेंद्र फर्स्ट को। इसमें ऑप्शन में आपको राजा राजा भी आएगा, तो इनमें कंफ्यूज मत हो जाना।
राजा राजा भी आएगा, राजेंद्र वन भी आएगा। आपको ध्यान रखना है कि गंगाईकोंड चोलपुरम तो राजेंद्र वन का है, ठीक है। तो फिर राजा राजा का इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शैलेंद्र एम्पायर को जीता उसने, आधा श्रीलंका जीता उसने, पूरा श्रीलंका फिर राजेंद्र वन जीतता है। इसकी राजा राजा की फेमस चीज क्या थी, राजा राजा की फेमस चीज क्या थी कि वो एक बहुत फेमस टेंपल बनवाता है जिसका नाम था राज राजेश्वरी टेंपल, जिसको कहते हैं बृहदेश्वर टेंपल। देखो राजा राजा है, उससे ही उसने ये नाम डिराइव करा है, राज राजेश्वर टेंपल। राज राजेश्वर टेंपल कहाँ बनवाता है, तंजौर में। अब कैपिटल ही तंजौर है तो तंजौर में बनवाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, राज राजेश्वर टेंपल कौन बनवा रहा है, राजा राजा, राजेंद्र वन, गंगाईकोंड चोलपुरम, ठीक है। चोल साम्राज्य से एक बहुत अच्छा ब्रॉन्ज फिगर देखने को मिलता है जिसका नाम है नटराज फिगर। शिवजी जब डांसिंग शिवा हैं उनको नटराज कहते हैं, तो नटराज का जो फिगर है वो चोला एम्पायर के उसमें देखने को मिलता है, डांसिंग फिगर ऑफ द शिवा कॉल्ड एज नटराजा, वेरी फेमस। ये चोल पीरियड का है, ये चोल पीरियड का है, ठीक है। चोलास की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी थी कि दे प्रमोटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाइक पंचायत। पंचायत नहीं कहा करते थे, लेकिन पंचायत, क्योंकि आप सब जानते हो कि पंचायत क्या होती है, किस तरीके से कार्य करती है, तो उसी तरीके से एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बॉडीज चोला एम्पायर्स में एग्जिस्ट करती थी। और लोकल मंदिर परिसर है, लोकल जो रूल्स रेगुलेशन है, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत जो हुआ करती थी वही एडजस्ट करा करती थी चोल एम्पायर के अंदर, ठीक है। तो एक ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है, ये चोलास के बारे में है, एक बार आप नोट करो। ठीक है, अब राजपूत आ गए तो बीच में मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, देखते हैं कितना याद कराया आपने। लो जी सॉल्व करो। चार ऑप्शन दे दिए हैं। कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा इज बिल्ड इन टाइम ऑफ विच डायनेसिटी। मौर्य वंश के काल में बना था, गुप्त वंश के काल में बना था, चोल साम्राज्य में बना था, राष्ट्रकूट डायनेस्टी में बना था। बताइए, एक सेकंड में बताइए, अपन ने पढ़ा है तो देखो इसका सही आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इट इज राष्ट्रकूट्स। किसने बनाया था, कृष्णा फर्स्ट ऑफ राष्ट्रकूट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप खुद भी सवाल बना सकते हो और इस तरीके के सवाल आते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं द राजपूत पीरियड। देखिए वैसे तो राजपूत का कोई स्पेसिफिक पीरियड इसलिए नहीं है क्योंकि राजपूत जो हुआ करते थे 543 एडी के बाद से ही आपको इनके साम्राज्य देखने को मिल जाएंगे राजस्थान और सिंध के आसपास में। और फिर उन्होंने काफ़ी एक लंबे समय तक जो है दिल्ली के आसपास भी राज करा। फिर जब मुगल्स आ गए तो धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों में बट गए, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर। और फिर जब अंग्रेज आ गए तब तक भी इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स के रूप में राजपूत रूल करते रहे। लेकिन जब अपन पढ़ते हैं स्पेसिफिकली कि तो इनका टाइम पीरियड 647 एडी से लेके 1192 एडी तक था, वो इसलिए पढ़ते हैं कि ये वो टाइम पीरियड है जहां पे राजपूत का ही वर्चस्व जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा था। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पीरियड बिटवीन 647 एडी टू 1192 एडी इज द राजपूत पीरियड।
कि इंडिया के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस पीरियड के अंदर राजपूत का वर्चस्व सबसे ज़्यादा था नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है, दैट्स वाई। चलिए ठीक है, अब इनमें से स्टार्टिंग जो राजपूत हुआ करते थे उनके कौन कौन से कुल हुआ करते थे, जैसे कि गढ़वाल हुआ करते थे जो कि कन्नौज में राज करते थे, जिनको गढ़वाल बोल दिया जा करते हैं, ठीक है। फिर परमार्थ हुआ करते थे जो कि मालवा पे राज करा करते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट चौहान हुआ करते थे जो कि अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे राज करते थे, ठीक है। गढ़वाल कन्नौज में, चौहान अजमेर में, और परमार मालवा में, ठीक है। अब ये कुछ और राजपूत के राजवंश हैं, देख लेते हैं कौन कौन से एरियाज में उन्होंने राज करा। जैसे तोमर की अपन बात करें तो तोमर राजपूत दिल्ली में हुआ करते थे। चालुक्य अपन ने पढ़ी लिया, गुजरात के अंदर हुआ करते थे। चंदेल हुआ करते थे, बुंदेलखंड में हुआ करते थे। कालचूरी हुआ करते थे, जबलपुर में हुआ करते थे, ठीक है। प्रतिहार हुआ करते थे, साउथ राजस्थान में हुआ करते थे प्रतिहार, ठीक है। चौहान हुआ करते थे ईस्ट राजस्थान, मैंने आपको बता ही दिया है, चौहान अजमेर में हुआ करते थे। सोलंकीज हुआ करते थे, ये काठियावाड़ गुजरात में हुआ करते थे। और परमार्थ मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ा ही दिया, मालवा में हुआ करते थे। तो ये राजपूत वंश हैं, इनको एक बार सरसरी निगाहों से आप देख लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे, अब आप में से कई लोग इस उस पे आओगे भी सर राजपूत वंश तो और भी बहुत सारे थे, डेफिनेटली थे, लेकिन वो आगे के काल में डेवलप होते हैं। अभी अपन 1192 तक के काल को ही पढ़ रहे हैं, तब इतने ही राजपूत वंश थे, ठीक है। फिर भी मैं बताता हूं आपको, जैसे कि गुहिल राजवंश था, ये मेवाड़ में था। मेवाड़ यानी आजकल का जो उदयपुर है, ठीक है। फिर आपका राठौड़ राजवंश था जो कि मारवाड़ में कहलाता था, ये भी राजस्थान का हुआ करता था, जो कि आपका जोधपुर और बाद में फिर बीकानेर, नागौर में बनता है, ठीक है। फिर आपका मैंने चौहान आपको बता ही दिया था, और देवड़ा ये सिरोही में बनते हैं। एक आता है भाटी राजवंश, ये जैसलमेर में है। तो ऐसे करके और राजवंश हैं, लेकिन ये सब लेटर ऑन डेवलप होते हैं। अभी अपन इनके बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं, अभी अपन किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, 1192 तक के बारे के अंदर स्टडी करेंगे, यहां तक के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अपने जो मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है वो उन्हीं पे कंसंट्रेट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट किंग जिसके बारे में अपने को पढ़ना चाहिए वो है पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश के हैं, अजमेर पे राज करा करते थे, दिल्ली पे भी राज करा इन्होंने, नॉर्थ इंडिया के काफ़ी बड़े राजा हुए थे। आपको जानकर के हैरानी होगी कि बेसिकली जब इतिहास पढ़ते हैं तो पृथ्वीराज चौहान भी 3 हुए हैं, और जिन पृथ्वीराज चौहान के बारे में अपन बात कर रहे हैं वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं। कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये जो टाइम पीरियड है 1178 से 1192 तक, ये टाइम पीरियड किसका है? तृतीय। इससे पहले भी इनके फोर फादर जो है उनको भी पृथ्वीराज बोला जाता था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में अपन पॉपुलरली प्रॉपर ये कहानियां पढ़ते हैं, ठीक है। इनके कोर्ट पोएट थे चंद बड़दाई। ये सवाल पूछा जा सकता है कि भाई चंद बड़दाई किसके कोर्ट पोएट थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के थे। अगर तृतीय नहीं लिखा है तो पृथ्वीराज चौहान लिखा है तो उस पर भी टिक लगा देना है आपको, ठीक है। और इन्होंने क्या किताब लिखी जिस किताब का नाम था पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज की जीवनी के ऊपर आधारित थी, तो पृथ्वीराज रासो लिखी है चंद बड़दाई ने, ठीक है। अब होता क्या है, पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज की 2 फेमस लड़ाइयां होती हैं। घोरीगढ़, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई होती है। पहली लड़ाई होती है फर्स्ट बैटल ऑफ ताराइन।
1191 और फिर सेकेंड बैटल ऑफ ताराइन 1192 एडी। ये दो फेमस बैटल्स हैं जो कि पूछा जा सकता है कि भाई बैटल ऑफ ताराइन किस किस के बीच में हुई है, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई है। पहली बैटल में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान हरा देता है और भगा देता है। ठीक है, सो इसमें कौन जीतता है? चौहान वॉन, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। सेकेंड बैटल जो होती है उसमें मोहम्मद गौरी वॉन। तो ये ध्यान रखना है। अब इसके आसपास की जितनी भी कहानियां हैं वो आप लोग सब जानते ही हैं कि भाई सेकंड बैटल के बाद में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी पकड़ लेता है, उसको पकड़ के बंदी बना लेता है, फिर वो तीर चलाता है और मोहम्मद गौरी को मार देता है और खुद भी जो है चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान जो है मर जाते हैं। ये सारी जो है पृथ्वीराज रसों में कहानियाँ मिलती हैं। इतिहासकार मानते हैं कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने नहीं मारा था। मोहम्मद गौरी जब लौट रहा था अपने साम्राज्य में तो खोर ट्राइब्स के कुछ लोग उसकी हत्या कर देते हैं। क्या सच है कह नहीं सकते, लेकिन अपने को याद क्या रखना है, फर्स्ट बैटल ऑफ ताराइन एंड सेकंड बैटल ऑफ ताराइन किसके बीच में हुई थी। ठीक है, तो ये देखिए मोहम्मद गौरी फर्स्ट बैटल ऑफ ताराइन 1991 हार जाता है, सेकंड बैटल ऑफ ताराइन 1992 में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मोहम्मद गौरी रिटर्न टू द गाजी लिविंग बिहाइंड हिज फेवरेट जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका नाम आपने सुना होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये दिल्ली में जो सल्तनत काल चलेगा उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो बेसिकली अब एक मुस्लिम रूरल जो है भारत के अंदर राजवंश आएगा, वो किसका स्लेव है? मोहम्मद गौरी का स्लेव है। मोहम्मद गौरी अपने जनरल को डेप्यूट करके चला गया कि भाई अब तू संभालना है यहाँ पे, मैं तो जा रहा हूँ अपने घर वापस। और घर वापस जाते आते उसकी हत्या कर दी जाती है गौरी की। तो यहाँ पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है और स्लेव डायनेस्टी या मुमलुक डायनेस्टी की शुरुआत करता है दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, स्लेव डायनेस्टी के बारे में जब पढ़ेंगे तब। इस दौरान क्या करता है मोहम्मद गौरी 1992 में इससे जीतने के बाद जयचंद ऑफ कन्नौज जो है, जयचंद ऑफ कन्नौज उससे भी लड़ाई करता है 1194 में और उसको भी हरा देता है। इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ छिंदवाड़ा। तो देखिए मोहम्मद गौरी के 3 युद्ध आपको याद रखने हैं। एक तो फर्स्ट बैटल ऑफ ताराइन हार जाता है, कब हुआ? 1191 में। फिर सेकंड बैटल ऑफ ताराइन जीत जाता है, कब? 1192 एडी में। जीतने के बाद फिर आगे बढ़ता है और बैटल ऑफ छंदवाड़ी 1194 एडी में। ये किसके विरुद्ध लड़ता है? जयचंद, जो कि कहां का राजा है? कन्नौज का। ऐसा माना जाता है कि जयचंद और पृथ्वीराज की भी आपस में बनती नहीं थी और कई लोग कहते हैं कि भाई जयचंद ने मोहम्मद गौरी की सहायता करी थी पृथ्वीराज के विरुद्ध। कितना सच है कितना झूठ है कह नहीं सकते, परंतु यह सत्य है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ ताराइन में हराने के बाद जयचंद को भी नहीं छोड़ा और 1194 में इसको भी हरा देता है, इसका भी साम्राज्य जीत लेता है। ठीक है, और फिर जीत जात करके जब अपने घर वापस जा रहा होता है उसकी हत्या कर देते हैं खोर ट्राइब्स वाले मोहम्मद गौरी की। और पीछे किसको छोड़ जाता है मोहम्मद गौरी? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि उसका क्या था? दास था, स्लेव जनरल था। और वो फिर आगे फिर यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करता है। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, इस टाइम पीरियड के अंदर ये जो टाइम पीरियड चल रहा था, इसी टाइम पीरियड के अंदर
एक बहुत फेमस टेम्पल्स का निर्माण होता है माउंट आबू के अंदर, जिसका नाम है दिलवाड़ा जैन टेम्पल। आप कभी जाओ घूमने तो जाना, माउंट आबू जो है राजस्थान के अंदर, वहाँ पे दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स का निर्माण होता है, वेरी फेमस। ये एक स्पेशल पॉइंट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि बीच बीच में से पूछा जा सकता है। इन पे कोई सेपरेट लेक्चर तो बनाया नहीं जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बीच में आ रही हैं तो उनको एज इट इज़ बायलाइन हम पॉइंट वाइज पढ़ा दे रहे हैं, जो कि आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में काम आएंगे। दिलवाड़ा टेम्पल बनाया किसने ये पूछा जाएगा। है कहाँ पे, माउंट आबू में, आप सब जानते हो। जैन टेम्पल्स हैं ये आप जानते हो। बनवाया किसने है, वास्तुपाल और तेजपाल ने। और ये वास्तुपाल और तेजपाल कौन है, मिनिस्टर्स हैं किसके, भीम चालुक्य के। भीम चालुक्य, भीम एक बहुत बड़ा राजा हुआ था चालुक्यास का, जो कि गुजरात में राज करता था। उसके मिनिस्टर्स हैं वास्तुपाल और तेजपाल। वो यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पे दिलवाड़ा के जैन टेम्पल्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, एक बार आप नोट कर लो इसको। अब अपन बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। देखो अब वो पूरी बातें सारी खत्म हो गई। मेडाइवल हिस्ट्री जो है, मध्यकाल का इतिहास अब शुरू होता है आपका। अब मध्यकाल का जब इतिहास शुरू हो रहा है तो उसके अंदर अपन सल्तनत पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, इस सल्तनत काल को पढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके काम की है। ये दो नाम मिलते जुलते से रहेंगे, एक तो है महमूद ऑफ गजनी और एक है मोहम्मद गोरी। इन दोनों ने ही अलग अलग टाइम पीरियड में भारत पर अटैक करे। 1001 एडी के आसपास महमूद ऑफ गजनी ने अटैक करा था, 1191 एडी के आसपास मोहम्मद गोरी ने अटैक करा था, ध्यान रखना। अब ये जो महमूद ऑफ गजनी है ये अटैक करता है, ही ऑल्सो अटैक्ड सोमनाथ टेम्पल, अटैक्ड एंड लूटेड सोमनाथ टेम्पल। ये सवाल कई बार आ जाता है कि किसने अटैक करा था सोमनाथ टेम्पल पर, महमूद ऑफ गजनी ने करा था, गोरी ने नहीं करा था। ठीक है, ये दो अलग अलग लोग हैं, तो एक ये आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लो। चलिए, तो अब दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से लेकर के 1526 एडी के आसपास जो है, तकरीबन यूँ मान लो कि 300 साढ़े 300 साल तक दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है, क्योंकि उसके बाद किसका काल शुरू हो जाएगा, इससे पहले राजपूत काल था, पृथ्वीराज चौहान राज कर रहा था, और इसके बाद मुगलों का राज होगा। बीच का जो पीरियड है उसको सल्तनत काल बोलते हैं। सल्तनत काल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग राजवंश के लोग जो हैं, मुस्लिम रूलर्स जो हैं, वो यहाँ पे आके राज करते हैं। सबसे पहला जो रूलर आता है वो आता है स्लेव डायनेस्टी का, मैंने बताया था मोहम्मद गौरी अपने पीछे कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ करके चला जाता है, और वही ये जो गुलाम वंश है उसकी स्थापना करता है, जो कि राज करता है 1206 से लेकर 1290 एडी तक। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, ये जो आपने वो पढ़ा क्या आपने, ये अभी पिक्चर आई थी पद्मावत, जिसमें वो होता है खिलजियों का परचम बुलंद रहे, कौन करता है, रणवीर सिंह करता है। तो वो खिलजी डायनेस्टी वो 1290 से लेकर 1320 एडी तक खिलजी डायनेस्टी राज करती है। फिर तुगलक डायनेस्टी राज करती है, जिसके अंदर फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसे राजा जो है राज करते हैं। वो 1320 से लेकर 1414 एडी तक राज करते हैं। ठीक है, उसके बाद सैयद डायनेस्टी काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए, लगभग 20-25 साल के लिए, 1414 से 1451 एडी तक जो है राज करते हैं। लास्ट में लोधी डायनेस्टी राज करती है 1451 से लेकर 1526 एडी तक, और 1526 एडी में लोधियों का जो अंतिम राजा होता है इब्राहिम लोधी, उसको कौन हरा देता है, बाबर हरा देता है इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो इन राजवंशों के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर्स के अंदर। तब तक आप इसकी क्रोनोलॉजी जरूर याद रखिएगा कि सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आती है। इस स्लेव डायनेस्टी को मुमलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं।
फिर खिलजी हैं, फिर तुगलक हैं, फिर सैयद है, फिर लोदी है, इसी उसमें आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।